कल मैंने जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को स्टार्ट किया था, ठीक है। थर्मल रेडिएशन हमने पढ़ ली थी, और तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है इसके अंदर शायद मैंने फिगर बनाई थी, तो मैं फिगर ज़रा दोबारा बना देता हूँ। ये कैविटी जो है ये इस ब्लैक बॉडी के अंदर आप ड्रिल करते हैं, कर दो कर दो। तो ये इसका ऑरिफिस है, यानी कि जो होल है यहाँ सुराख है इसके अंदर, और यहाँ से ये इंसिडेंट बीम आती है, इसके साथ टकराती है और मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है जी। और ये जो है आपके पास ये वाला ये कैविटी रेडिएटर है। ठीक है, ये हमने कल जो है वो बनाई थी। तो मैंने आपको बताया कि जो थर्मल रेडिएशंस हैं, अगर उनको आपने अंडरस्टैंड करना है तो फिर ब्लैक बॉडी जो है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। और ब्लैक बॉडी बेसिकली जो है कि आइडियल रेडिएटर है, और ये एक ऐसा रेडिएटर है कि इस पर आप जितनी आप रेडिएशन फॉल करेंगे उस सारी रेडिएशन को ये ऑब्ज़र्व कर लेगा, और जितनी ये रेडिएशन को ऑब्ज़र्व करेगा वो सारी रेडिएशन जो है उनको एमिट भी करेगा। ठीक है, अब कैविटी आपने किस तरह बनाई है कि इसकी वॉल्स के अंदर एक होल जो है वो ड्रिल किया, ठीक है, और इस होल के अंदर यहाँ से रेडिएशंस दाखिल हो रही हैं। वो रेडिएशंस जो हैं उनकी जो वॉल्स है कैविटी की उसके साथ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने के बाद ये सारी की सारी रेडिएशंस जो है जो इन वॉल्स के अंदर एटम्स हैं, उन एटम्स के अंदर ये सारी की सारी ऑब्ज़र्व हो जाती हैं। और जब एटम्स ऑब्ज़र्व करते हैं रेडिएशंस को, तो इसका मतलब है कि एटम्स जो है वो एनर्जी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और वो एनर्जी को ऑब्ज़र्व करने के बाद एनर्जी को रेडिएट भी करेंगे। जितनी एनर्जी ऑब्ज़र्व करें, अब क्या होता है, एटम एक्साइट और डी एक्साइट होता है। अब जारी बात है वो एटम एनर्जी ले रहा है, एनर्जी लेकर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल के अंदर। जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो जनरेट हो रहा है, और रेडिएशन इसके अंदर से निकल रही है। तो इसलिए हम इसको एक आइडियल रेडिएटर कहते हैं कि जितनी ये रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करेंगी उनको ऑब्ज़र्व भी करता है, और जितनी ऑब्ज़र्व करता है उनको रेडिएट भी करता है। ठीक है, तो दैट इज ए आइडियल रेडिएटर। तो अब ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है, इसको ये जो कैविटी रेडिएशंस हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लॉज जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। ठीक है, उनमें एक लॉ जो है पहला हुआ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो टोटल रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया ऑफ कैविटी डायामीटर, यानी कि कैविटी के डायामीटर के अंदर से जितनी पावर रेडिएट हो रही है, पावर का मतलब है एनर्जी पर यूनिट टाइम, जितनी पावर रेडिएट होने का मतलब जितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम रेडिएट हो रही है, या एनर्जी जो एमिट हो रही है पर सेकंड पर यूनिट एरिया सम्ड ओवर द वेवलेंथ्स, इसको हम इस लॉ को हम क्या कहते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, और ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो ये बेसिकली जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का रिलेशन कायम करता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, कि आप जितना टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज करेंगे उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी जो है रेडिएशन की वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द टोटल
रेडिएटेड पावर पर यूनिट एरिया ऑफ रेडिएटेड ऑफ कैविटी डायामीटर। ठीक है, ये एक इसकी डेफिनेशन है, या आप इसको कह सकते हैं आर एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया सम्ड ओवर ऑल वेवलेंथ्स, यानी कि जितनी भी वेवलेंथ्स आ रही हैं उनके सब के ऊपर सम ले लें, इज नोन एज रेडियंट इंटेंसिटी। इसको हम रेडियंट इंटेंसिटी का नाम देते हैं। एंड इट इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर by the relation I of t is directly proportional to t की पावर 4, यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, यानी कि फोर्थ डबल के डबल का इफेक्ट है, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी जो है वो रेडिएशंस की इंक्रीज होती है। तो अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म कर दें तो आई ऑफ टी सिग्मा T4 और सिग्मा जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब यही इक्वेशन जो है इसको आप मोर जर्नलाइज फॉर्म में यूं भी लिख सकते हैं कि आई ऑफ टी एप्सिलॉन सिग्मा T4। अब यहाँ पर एप्सिलॉन जो है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसको एस्मिटिविटी कहते हैं। एस्मिविटी एप्सिलॉन। अब जो कैविटी रेडिएटर होता है, यानी कि एस्मिटिविटी जो होती है फॉर कैविटी रेडिएटर एप्सिलॉन 1 के बराबर होता है, यानी कि जो आइडियल रेडिएटर है उसके लिए 1 है और ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके लिए इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। एंड फॉर ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स इट्स वैल्यू इज एप्सिलॉन लेस देन 1, यानी कि जो आइडियल रेडिएटर यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएटर है उसके लिए एस्मिटिविटी की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होती है, और इस एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो अगर ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हो, यानी कि जो आइडियल रेडिएटर वैसे तो ऑर्डिनरी होते हैं, आइडियल तो नहीं होते रियलिटी के अंदर, तो जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए इसकी वैल्यू लेस देन 1 के होती है। ठीक है जी, तो इसको दिस लॉ इज नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। और ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बेसिकली क्या कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है उसको रिलेट कर रहा है टेम्परेचर के साथ, यानी कि ये आपको ये बता रहा है कि आप जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतनी पावर पर यूनिट एरिया
इंक्रीज होगी, यानी कि उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी रेडिएशंस की इंक्रीज होगी। जितनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतने ज़्यादा जो रेडिएटेड रेडिएशंस हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है इस रिलेशन को रिलेट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर एक और चीज़ है, ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर है द स्पेक्ट्रल रेडियंसी। स्पेक्ट्रल रेडियंसी जो है इसको हम आर ऑफ लैम्डा से शो करते हैं। ठीक है, आर ऑफ लैम्डा से। अब ये होती क्या है, ये आपको ये बताती है कि जो इंटेंसिटी है कैविटी रेडिएशन की वो वेरी करती है वेवलेंथ के साथ। ठीक है, जो कैविटी की रेडिएशंस निकल रही हैं कैविटी में से, उनके अंदर जो चेंज आता है वो किससे रिलेटेड है, वो वेवलेंथ से रिलेटेड। अब ऑब्वियसली आपको इस बात का पता है कि जब रेडिएशंस निकलती हैं तो उन रेडिएशंस की डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है। क्वांटम थ्योरी तो यही कहती है कि डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है, एक वेवलेंथ जो है वो नहीं होती। तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी जो है इसके अंदर हम ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हैं वेवलेंथ और स्पेक्ट्रल रेडियंसी के दरमियान, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, अब क्या होता है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, बेसिकली स्पेक्ट्रम होता है कि जिसके अंदर सारी वेवलेंथ्स जो हैं वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप प्रिज्म लेते हैं ना, उसमें से वाइट लाइट को गुजारते हैं तो उसका स्पेक्ट्रम बन जाता है। वो क्या होता है, वो वाइट लाइट जो है वो आगे से 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। ऐसे ही होता है ना, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम के अब आप जितने कलर्स उस स्पेक्ट्रम के अंदर बन रहे हैं, ऑब्वियसली वो सारे कलर्स जो हैं उनके साथ डिफरेंट वेवलेंथ्स जो हैं वो एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो रिलेशन है उसको कायम करती है वेवलेंथ और जो कैविटी की रेडिएशन एमिट हो रही हैं उनके दरमियान। तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी जो है tells that how cavity radiations are varies with wavelength. तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड एज दैट द प्रोडक्ट ऑफ r of lambda d lambda gives the radiated power per unit area. That lies in the wavelength band extends
फ्रॉम लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो बेसिकली स्पेक्ट्रल रेडियंसी क्या है? आर ऑफ लैम्डा डी ऑफ लैम्डा। आर ऑफ लैम्डा तो स्पेक्ट्रल रेडियंसी और डी ऑफ लैम्डा द चेंज इन वेवलेंथ। तो ये बेसिकली आपको क्या बता रही है? ये आपको बता रही है कि कितनी पावर, यानी कि कितनी रेडिएशंस पर यूनिट एरिया एमिट हो रही हैं, जो लाइक आ रही हैं एक वेवलेंथ के बैंड के अंदर। वेवलेंथ का बैंड का मतलब यह है कि एक ऐसा बैंड के जिसके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, और वो वेवलेंथ का बैंड कहां से कहां तक जा रहा है? वो लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक जा रहा है। यानी कि इसके अंदर तमाम तरह की वेवलेंथ्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब हम अगर इंटेंसिटी को फाइंड करना चाहते हैं तो इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए फिर इस प्रोडक्ट को, ये जो आर ऑफ लैम्डा डी ऑफ लैम्डा की प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा तमाम वेवलेंथ्स के ऊपर, क्योंकि एक वेवलेंथ तो नहीं है, बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं। तो उन तमाम वेवलेंथ्स के ऊपर हमें इसको इंटीग्रेट जो है वो करना पड़ेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आई ऑफ टी अगर मैं लिखूं तो 0 से इंफिनिटी आर ऑफ लैम्डा डी लैम्डा, और टी यहां पर टेम्परेचर है। तो ये मैंने पूरे का पूरा इंटीग्रेट कर दिया। उसकी वजह यह है कि अब मुझे सारी वेवलेंथ चाहिए, पूरा बैंड जो इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो इंटेंसिटी निकल रही है रेडिएशंस की पर यूनिट एरिया, उसके अंदर तो सारी वेवलेंथ प्रेजेंट। तो हमें एक 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 अलग-अलग तो करने लगूँ तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? आसान तरीका, उसकी इंटीग्रेशन जो है वो कर दें। अब अगर हम ये जो स्पेक्ट्रल रेडियंसी है, ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसकी आर ऑफ लैम्डा की, अगर इसको वेवलेंथ के साथ प्लॉट करें, यानी कि यही वाली इक्वेशन जो है इसको हम प्लॉट करते हैं कि किस तरह वेरिएशन जो है उस इंटेंसिटी के अंदर आ रही है। तो उसका प्लॉट देखते हैं, मैं वो ग्राफ बनाता हूं। उसी ग्राफ से फिर आगे दो लॉज निकलते हैं जिनको हम कहते हैं रिलीजन लॉ, और एक को हम कहते हैं वीन्स लॉ। आप देखें कि ये मैं ग्राफ बनाता हूं, यहां पर लैम्डा है माइक्रोमीटर के अंदर और इधर आर ऑफ लैम्डा है। तो ये ग्राफ जो है डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर ग्राफ्स जो हैं वो आ गए हैं। अब यहाँ पर इधर जो टेम्परेचर है वो 1600 केल्विन है, इधर जो टेम्परेचर है ये 1800 केल्विन है, और इधर जो टेम्परेचर है वो 2000 केल्विन है, और इधर जो टेम्परेचर है वो 2200 केल्विन है। तो आप पीक्स देखें इनकी, ये यहाँ पे एक पीक आ रही है, ठीक है, इधर से एक ये पीक आ रही है, एक ये पीक आ रही है, और इधर से भी होगी, और एक जो है यहाँ से ये पीक आ रही है। ठीक है, ये डिफरेंट पीक्स जो हैं इन कर्व्स की वो आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पीक जो है वो तो इसकी है, ये वाला कर्व जो ये सबसे ऊपर है जो 2200 केल्विन के ऊपर है। ठीक है, इसकी जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पीक जो है वो इसकी आ रही है। तो इसका मतलब है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है
तो एरिया अंडर द कर्व भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर रेडियल इंटेंसिटी जो है वो भी इंक्रीज होती है। देखिए ना, ये जितना ज्यादा टेम्परेचर होता जा रहा है उतना बड़ा ग्राफ आ रहा है, जितना बड़ा ग्राफ आ रहा है उतना ही उसके अंदर एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो जितना एरिया इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि उतनी ज्यादा पावर भी बढ़ रही है, और जितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं उसके साथ जो रेडिएटेड पावर है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो आप इसका रिजल्ट ये लिख सकते हैं कि वी सी दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, सो डज द एरिया अंडर द कर्व आल्सो इंक्रीजेस। Hence, the radiant intensity also increases। ठीक है, तो फिर रेडियंट इंटेंसिटी जो है वो भी इंक्रीज होगी। तो अब इन कर्व से एक और चीज भी आप देख सकते हैं कि जूं जूं टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, जूं जूं टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है तो वेव लेंथ जो है वो शिफ्ट होती है टुवर्ड्स शॉर्टर वेव लेंथ। ठीक है, फ्रॉम दीज curves it is clear that as the temperature increases the wavelength becomes shorter। तो ये बात तो हमने थर्मल रेडिएशन के अंदर भी की थी। मैंने ये बताया था कि जूं जूं टेम्परेचर इंक्रीज होता है एनर्जी बढ़ती है, और जो एनर्जी जब रेज की बढ़ती है तो एनर्जी के बढ़ने से उनकी वेव लेंथ जो है वो शॉर्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी। तो रेड से वाइट तक आपको मैंने बताया था कि वेवलेंथ होती हैं। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो इसका मतलब है कि ये शॉर्टर, जूं जूं आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ये शॉर्टर वेवलेंथ के टुवर्ड्स जो है ये मूव करना शुरू कर देगा। अब ये जो स्पेक्ट्रल रेडियंसी और वेवलेंथ के दरमियान ये जो कर्व प्लॉट किए गए थे, अब इसके अंदर आप क्लियरली दे सकते हैं कि पूरा वेवलेंथ का एक बैंड है। पहले कम वेवलेंथ थी, फिर बढ़ना शुरू हुई, फिर कम हुई, यानी कि हर किस्म की वेवलेंथ आ रही है, कम भी आ रही है, ज्यादा भी आ रही है। ठीक है, तो इनको मद्देनजर रखते हुए फिर दो लॉज जो हैं या दो फार्मूले जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए, और फिर उन दो फार्मूलों के बाद उसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई और तीसरा फार्मूला प्लांक ने आके इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसमें पहले नंबर पर हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये वीन्स जो है ये साइंटिस्ट का नाम था,
तो इसने कहा कि स्पेक्ट्रल रेडियंसी कर्व जो हैं वो जिस वेव लेंथ के ऊपर मैक्सिमम है वो वेव लेंथ डिक्रीज करती है। ठीक है, यानी कि इसने ये कहा कि लैम्डा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखा ना, ये मैक्सिमम वेवलेंथ आ रही है हर पीक की, यहाँ पर भी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, फिर इसकी ये मैक्सिमम, सब की हर कर्व जो है उसकी एक मैक्सिमम वेवलेंथ है। लेकिन इसने कहा कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ है हर कर्व की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से इसने कहा कि लैम्डा मैक्सिमम जो है वो कांस्टेंट ओवर टी के बराबर है, और टी लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर। और यहां पर ये जो कांस्टेंट है टी लैम्डा मैक्सिमम, यह 2898 माइक्रोमीटर केल्विन। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब ये जो उसने फार्मूला कैलकुलेट किया था, दिस फार्मूला फिट फॉर शॉर्टर वेवलेंथ बट फेल्स फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, द अबव फार्मूला was fit for shorter wavelength but fails for longer wavelength। तो अब यहीं से झगड़ा जो है वो शुरू हो गया था कि ये ब्लैक बॉडी की जो रेडिएशंस थी ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। ठीक है, वीन्स ने जो ये फार्मूला निकाला था, ये वाला फार्मूला जो है वो शॉर्टर को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है, लॉन्गर की तो हमने कहीं पर बात की नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेवलेंथ शॉर्ट हो रही है, ये बात हो रही है ना इसके अंदर, लॉन्गर की तो बात ही नहीं हो रही। फिट है, ठीक है, उसका कर्व, वो जो कर्व उन्होंने कंपेयर करके देखे वहाँ पर शॉर्टर के लिए कर रहा था, लेकिन मसला ये है कि ये कर्व जो आ रहे हैं इसके अंदर तो सारी वेवलेंथ प्रेजेंट, सिर्फ शॉर्टर तो नहीं है। अब इस मसले को हल करने के लिए दो और साइंटिस्ट जो हैं वो मैदान के अंदर आए। ठीक है, उनका नाम था रेले और जीन्स। रेले एंड जीन्स फार्मूला। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट जो हैं ये आए, तो 1900 में दो फार्मूला जो हैं वो सजेस्ट किए गए ब्लैक बॉडी रेडिएशन के, लेकिन कोई भी फार्मूला जो है वो फिट नहीं था एक्सपेरिमेंटल कर्व्स के साथ और जो एंटायर रेंज थी वेवलेंथ्स की। ठीक है, अब इन्होंने जो फार्मूला दिया वीन्स ने, वीन्स का फार्मूला जो था ये सॉरी रेले जीन का जो फार्मूला था, ठीक है, इनका फार्मूला था आर ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई सी के टी डिवाइडेड बाई लैम्डा 4। ठीक है, ये फार्मूला इन्होंने दिया। ठीक है, अब ये फार्मूला जो था ये फिट होता था लॉन्गर वेवलेंथ पे, लेकिन फेल हो जाता था शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है, द अबव फार्मूला इज फिट फॉर लॉन्गर wavelengths but fails for shorter wavelengths।
अब जो एक्सपेरिमेंटल कर्व्स थे और थ्योरेटिकल कर्व्स थे, उनके अंदर मसला आ रहा था बहुत ज़्यादा। ठीक है जी। एक जो है वो लांगर को कर रहा था, रेले जीन का, और वीन का जो था वो शार्टर को कर रहा था। लेकिन ये वाला कर्व जो आ रहा था एक्सपेरिमेंटल, ये दोनों से ही एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। वजह क्या थी कि इनको जो डिस्क्रीटनेस है उसका पता नहीं था। इनका ये ख्याल था कि ये जो स्पेक्ट्रम निकल रहा है ब्लैक बॉडी का, वीन्स ये कहता था कि इसमें सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ की रेडिएशन है, और रेले और जीन्स ये कहते थे कि इसके अंदर सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन है। लेकिन ग्राफ को देखने से ये पता चलता है कि सिर्फ शॉर्टर या लॉन्गर नहीं है, दोनों ही इसके अंदर। अब फिजिक्स के अंदर एक ये रूल होता है कि जो थ्योरी डेवलप हुई होती है, हमने उसकी डोमेन के अंदर रहकर उस चीज को एक्सप्लेन करना होता है। अब इनके पास तो उस वक्त क्वांटम थ्योरी नहीं थी, तो ये तो यही समझते थे कि एक ही तरह की वेवलेंथ्स होंगी, क्योंकि एनर्जी जो स्प्रेड होती है वेव फ्रंट के ऊपर वो एक ही जैसी होती है। क्लासिकल थ्योरी तो ये कहती है कि एनर्जी जो स्प्रेड होती है वो, तो ये तो उसको मद्देनजर रख रहे थे। तो इसलिए ये कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं वो कर्व के अंदर आ रहे हैं। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल कर्व आ रहा था वो बार बार वो यही शो कर रहा था कि उसके अंदर शॉर्टर और लॉन्गर दोनों वेवलेंथ्स आए। अब इस मसले को आके सॉल्व किया फिर मैक्स प्लैंक ने। तो मैक्स प्लैंक जो था बेसिकली उसने फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडिया दिया था कि जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है, और ये जो एनर्जी के पैकेट्स यानी कि रेडिएशंस जो निकलती हैं ब्लैक बॉडी के अंदर से, वो पैकेट्स की फॉर्म में निकल रही होती हैं, और हर पैकेट की एनर्जी अलग होती है, और हर पैकेट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी अलग होती है। फिर इसने जो फार्मूला दिया था वो इन कर्व्स के ऊपर फिट आता था। ठीक है, जो मैक्स प्लैंक ने दिया था। तो अब नेक्स्ट हमने जो ये दोनों तो फेल हो गए थे, एक शॉर्टर के लिए था एक लॉन्गर के लिए था, ये तो काम नहीं कर रहे थे। तो हमें तो वो चाहिए कि जो दोनों के लिए काम करे। तो फिर अब नेक्स्ट हमने देखना है प्लांक रेडिएशन लॉ। ठीक है, प्लांक का रेडिएशन लॉ जो है, तो अब जो ये एक्सपेरिमेंटल कर्व्स थे, ठीक है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक ने रेडिएशन डाल दिया जो कि फिट था। प्लांक का लॉ फिट था फॉर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्गर वेवलेंथ्स। प्लांक्स लॉ was fit for both shorter and longer wavelengths। तो प्लांक का जो लॉ था ये दोनों शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ्स के ऊपर फिट आ रहा। तो अब पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो वीन का फार्मूला था, वीन्स का फार्मूला जो था वो आर ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू C1 लैम्डा माइनस 5 ई की पावर माइनस C2 ओवर लैम्डा टी। C1 और C2 इसके अंदर कांस्टेंट्स हैं। इसी तरह रेले जीन का फार्मूला था इनका फार्मूला था 2 पाई CKT ओवर लैम्डा 4। अब यहाँ पर जो रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था प्लांक ने वो दिया कि जो रेडिएशन की नेचर है वो डिस्क्रीट नेचर है। प्लांक gives the
idea of discreteness of radiations. तो इसने कहा कि रेडिएशंस जो हैं वो ओमिट होती हैं इन फॉर्म ऑफ लिटिल ब्रस्ट, ठीक है, लिटिल ब्रस्ट की फॉर्म में रेडिएशंस जो हैं वो निकलती हैं। He regarded radiations as it is emitted in the form of ब्रश, ठीक है, ये ब्रश की फॉर्म में निकलती है ऑफ लिटल, कह लें इसको, लिटल ब्रश ऑफ एनर्जी rather than the continuous energy. ठीक है जी, इसने कहा कि कॉन्टीन्यूस एनर्जी नहीं निकलती है, आपके पास कौन सी एनर्जी निकलती है, लिटिल ब्रश की फॉर्म, पैकेट्स निकलते हैं, क्वांटास जो है रेडिएशन के वो निकलते हैं। तो इसने इन ब्रस्ट ऑफ एनर्जी को क्वांटा का नाम दिया। दीज ब्रस्ट ऑफ एनर्जी आर गिवन द नेम ऑफ क्वांटा। जब सारा आ जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। तो इनको जो है वो नेम उन्होंने दिया क्वांटा का, इन ब्रस्ट ऑफ एनर्जी को, क्वांटा ऑफ एनर्जी। तो अब ये जो क्वांटा ऑफ एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के, ठीक है, यानी कि E is directly proportional to F और E is equal to HF। और यहाँ पर अब इस जगह पर ये जो कांस्टेंट था इसको कहते हैं H प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब मैक्स प्लैंक ने एक फार्मूला जो है वो इसको मद्देनजर रखते हुए ड्राइव किया, ठीक है। वो फार्मूला जो था जिस तरह वीन्स ने और रेलेजिन ने दिया था, इसने भी दिया कि R ऑफ लैम्डा जो है ये बराबर है 2πhc² ओवर लैम्डा के और 1/e⁻hc लैम्डा के बी टी -1, ये इसने फार्मूला दिया। ठीक है, और ये फार्मूला जो था ये फार्मूला फिट आता था दोनों जो शॉर्टर वेवलेंथ थी और लॉन्गर वेवलेंथ थी, ठीक है। यहाँ पर एच प्लांक कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है।
ठीक है, अब यहां पर जो कर्व्स प्लॉट किए गए, अब जारी बात है कि शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ दोनों आ रही थी। ठीक है जी, ये कर्व्स देखें अब आप, यहां पर लैम्डा और यहां पर आर ऑफ लैम्डा। अब ये कर्व जो है ये कुछ इस तरह का था, ठीक है। तो अब जो रेले जीन का कर्व था वो ये आ रहा था, रेले कर्व। ये वाला जो डॉटेड कर्व है ये प्लांक का कर्व था, और एक और कर्व था यहां पर जो ये वाला था, ये वीन्स कर्व था। ठीक है जी, तो अब आप देख लें कि जो प्लांक का कर्व है उसके अंदर सारी वेवलेंथ आ रही। तो अब हमने जो है वो नेक्स्ट इसको ड्राइव करना है, लेकिन ये कितने बजे क्लास खत्म होनी है? 11:10 पे। ठीक है, अभी 5 मिनट बल्कि 6 मिनट ही ओवर हो गए हैं। मैंने अब इसको हम ड्राइव करेंगे। ये तीनों फार्मूले जो है ना, वीन्स वाला, रेले जीन वाला और प्लांक वाला, ये तीनों हम ड्राइव करके अब इनको देखेंगे। तो ये दिस वाज द इनिशियल प्रोसेस ऑफ क्वांटम थ्योरी। यहाँ से क्वांटम थ्योरी जो डेवलप होना शुरू हुई थी।